अगर आपको मेरे द्वारा दी गई अपडेट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे संत जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाया, जो शांति के दूत के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को, भारत के योग को, भारत के आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाया। बड़े बड़े देशों के ताकतवर हेड ऑफ स्टेट इनका सम्मान करते हैं, जरूरत पड़ी तो उनकी सलाह भी लेते हैं। प्लीज वेलकम श्री श्री रविशंकर। और आपकी अदालत में आज हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार, जिन्हें आप टीवी पर बहुत देखते हैं, संजीव श्रीवास्तव। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का यह खास मुकदमा शुरू करें, आज के जज संजीव श्रीवास्तव की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अनुमति है, बिल्कुल। तो इससे पहले कि मैं पहला इल्जाम लगाऊं, सवाल पूछूं श्री श्री रविशंकर से, एक नजर डालेंगे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। आध्यात्मिक लीडर और मानवतावादी धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने पूरे विश्व में शांति के लिए काम किया है। श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से योग और ध्यान की प्राचीन परंपराओं को जागृत किया है। श्री श्री रविशंकर ने 1992 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की और अब 152 देशों में इसकी शाखाएं हैं। श्री श्री रविशंकर का जन्म तमिलनाडु में हुआ। बचपन से ही उनका ध्यान आध्यात्म की तरफ था। 4 साल की आयु में ही रविशंकर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ कर लेते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। इनके पिता ने श्री श्री रविशंकर को महर्षि महेश योगी को सौंप दिया। काफी समय महर्षि से योग और ध्यान की दीक्षा लेने के बाद श्री श्री रविशंकर शिक्षा और मानवता के प्रचार प्रसार में जुट गए। श्री श्री रविशंकर हाल ही में चर्चा में आए जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के मसले पर मीडिएशन करने वाली कमेटी का सदस्य बनाया। श्री श्री रविशंकर ने दुनिया के कई देशों में झगड़े सुलझाने में शांति दूत की भूमिका निभाई है। आपकी अदालत में श्री श्री रविशंकर अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर पर। आपकी अदालत में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पर आरोप है कि ये राजनीति में दखल देते हैं। रविशंकर जी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता चुपके चुपके ये कहते हैं कि वैसे तो आध्यात्मिक गुरु हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। देखिए, अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है, इसका उपयोगिता हर क्षेत्र में है। जहाँ काम बिगड़ता है वहाँ आध्यात्मिक गुरु आगे आके लोगों को सांत्वना देनी पड़ती है। राजनीति क्या है? जनता की सुविधा के लिए है ना, जनता की योगक्षेम के लिए है ना। शिकायत है काम तो बिगड़ा हुआ है कांग्रेस का और आप मदद करते हैं मोदी जी की। वो देखने की नजरिया है। देखिए, राजनीति से आध्यात्मिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, विशाल भी है, और सबको मदद तो करना पड़ता है। जहाँ जहाँ सही लगता है और जहाँ खराब लगता है उसके अगेंस्ट बोलना भी पड़ता है। इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत दी है कांग्रेस पार्टी ने कि एक राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी राजनीति में दखल करते हैं, प्रचार करते हैं। राजनीति में हम नहीं दखल देते हैं, मगर सब राजनेताओं को धर्म के मार्ग पर
नीति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा जरूर देते हैं। देखिए आजकल जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है, जहाँ पर भी कोई अन्याय होता है, वहाँ आवाज उठाने की तो हमारा धर्म है, वो हम करेंगे। आजकल अरविंद केजरीवाल की बहुत चर्चा है और 2014 में मैंने आपका एक बयान देखा। आपने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि सस्ती लोकप्रियता और अति महत्वाकांक्षा और तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से आपने आम आदमी पार्टी की छवि को खराब कर दिया। मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ ठीके आलोचना करना हो वो हम निडर होके करते हैं, जहाँ प्रशंसा करना हो वो भी करते, वो भी देखिए हमने प्रशंसा भी करी है उसको। मैंने देखा कि इतना अच्छा काम भी किए, वो भी हमने प्रशंसा करते हैं। लेकिन वो जीते उसके बाद प्रशंसा की आपने। ना इलेक्शन के माहौल पर बोलना ठीक नहीं होता, धर्म गुरुओं को उससे दूर रखना। मैं अपना मर्यादा जानता हूँ और जब प्रशंसा करना हो तब करते हैं, उससे पहले भी किए हैं हम। अभी आपने कहा कि उन्होंने एजुकेशन में बड़ा अच्छा काम किया, हेल्थ केयर में बड़ा अच्छा काम किया और जीत की बधाई भी दी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से केजरीवाल जी ने मोदी जी की आलोचना बंद कर दी थी, तो फिर आपने भी थोड़ा सा पीठ थपथपा दी। शाबाश। देखिए, ये सब देखने की नजरिया है। देखिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले हैं, सबको अपनाना है, कोई पराया नहीं, यही प्रेम का मंत्र है। हमारा जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, सब लोग आए थे, दुनिया के सारे लीडर आए थे, तो हम सबको स्वागत करते। आध्यात्मिक क्षेत्र ऐसा है जो सबके साथ भी है, फिर किसी के साथ लिप्त भी नहीं है। आपको तो सब प्यार करते हैं, लेकिन आप किसको प्यार करते हैं? मैं भी सबको करता हूं। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो आपको लगा कि कुछ परिवर्तन हुआ? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं जब से ये आंदोलन चला है सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में, उसमें भारत की छवि बहुत खराब हुई पूरी दुनिया में। नहीं, ये हुई है, सच बात है। ये जगह जगह हम गए, जितना हम समझा सके लोगों को समझा। देखिए, कम्युनिकेशन गैप होने से, लोगों को ठीक समझ नहीं होने से बहुत सारे अफवाहें फैल जाती हैं। तो वहाँ पर अपना फर्ज होता है, अपना धर्म होता है लोगों को समझाना, बताना क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन आपने तो खुद ही विरोध किया, आपने कहा कि इसमें श्रीलंकन तमिल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। विरोध नहीं किया, हमने जरूर कहा कि उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। अपना सुझाव तो देते हैं, वो तो अधिकार है भारत के हर सिटीजन को। आपने कहा कि 1 लाख तमिल हैं भारत में, परेशान हैं। 1.25 लाख तमिल्स भारत में हैं। अभी आज भी वो 35 साल के बाद वो अपना रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। यही लोग जब अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, उनको वहाँ नागरिकता मिल जाती है 3-4 साल में, 5 साल में। यहाँ 35 साल के बाद भी उनको नहीं मिला। हमने इसके बारे में जब प्रेसिडेंट कलाम थे पद पर, तब उनको हमने 1 करोड़ सिग्नेचर कैंपेन करवाया तमिलनाडु में से, फिर उनको वो दिया था। देखिए, वो बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं ये लोग, कि वो ना काम कर पाते हैं, वहीं बच्चे पैदा हुए हैं, वहीं शादी भी हुई है उनको, और 2500-3000 रुपया महीने लेके उसमें गुजारा करना पड़ता है उनको। लेकिन जो लोग विरोध करें सीए का, वो तो कह रहे हैं कि इसमें जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा प्रजाप्रभुत्व है, यहाँ हर एक आदमी को अपना अपना मंतव्य रखने का पूरा अधिकार है और रखना चाहिए, और शांति से वो संपर्क एस्टैब्लिश करें, अपना जो भी कंसर्न्स है उसको बताएं लोगों को। तो आप कह रहे हैं मैं सबसे प्यार करता हूँ, इसमें लग रहा है तमिलों से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुसलमानों से कम। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मैं मुसलमानों के लिए भी ये कह रहा हूँ कि वो देयर आर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज मुसलमानों में भी है, तो उनको भी अहमदिया है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान में भी प्रोसिक्यूशन मिल रहा है। तो जो भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी से, उन सबको स्वागत करना चाहिए। देखिए, आमतौर पे आप
कभी भी कोई समस्या होती है आप कोशिश करते हैं उसमें शांति का रास्ता दिखाएं। तो बहुत दिन से शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए वहाँ? नहीं, मैं जाऊंगा, सही समय पर मैं पहुंचूंगा, बात करूंगा उनसे। अब ये सही समय क्या होगा ये भी बता दीजिए। वो सही समय पर ही बताएंगे। आज जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या मोदी जी की जो छवि है वो पहले से अब बेटर हुई है या नहीं? देखिए, हम दुनिया में घूमते हैं, किसी की छवि कैसे हुई है ये देखने नहीं घूमते हैं। हम तो हर छवि में मुस्कान लाने के लिए घूमते हैं। और जहां जहां नकारात्मकता है, देश के बारे में लोग गलत समझते हैं, उसको ठीक करने जाते हैं, एक पॉजिटिविटी फैलाने जाते हैं, यही अपना काम है। आप इतने हेड ऑफ द स्टेट से मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अब 6 साल होने वाले हैं, क्या भारत की छवि दुनिया में बेहतर हुई है? लगातार बेहतर होती जा रही है भारत की छवि पहले से। पहले तो भारत की जो 7 मुख्य चीज़ें हैं उनमें से आईटी एक है। आईटी इंडस्ट्री जब से उठी है दुनिया में, तब से भारत की छवि बढ़ी। और जब से यहाँ इतने सारे रिफॉर्म्स देश में हुआ है, इसको लेके भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब भारत को प्रधानमंत्री के एफर्ट से, इनके जो प्रयत्न से एक अच्छा दर्जा भी मिला है दुनिया में। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस है, न्यूयॉर्क के अखबार हैं, वो या सब लंदन, नेगेटिव बोल लिखते हैं। हाँ, क्यों नेगेटिव है? उसका कुछ इलाज करिए। वो तो आप करेंगे ना, जर्नलिस्ट तो आप लोग हैं। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश की उन लोगों से कि क्यों ऐसी नेगेटिविटी है? कम्युनिकेशन गैप है, जरूर बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। पूर्वाग्रह से पीड़ित होते हैं लोग, अक्सर कुछ आइडियोलॉजी लेके बैठ जाते हैं, फिर उसी चश्मे से वो देखने लगते हैं सब कुछ। ये जो इश्यू पूरे दुनिया में है, इसलिए मैं हमेशा इस बात पर मैं जोर देता हूँ, प्रिजुडिस फ्री इंटेलेक्ट, माने पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए हमारा बुद्धि, तभी हम प्रखर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के कह सकते हैं, एक संस्कृति की बात तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन में किसी जाति के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति, किसी धर्म के प्रति पूर्वाग्रह से हम बैठ जाते हैं, तो सत्य से हम दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। राहुल गांधी जी अपनी स्पीच में ये बोल रहे हैं कि मोदी जी, हमारे पीएम मोदी जी के हिंदुस्तान के लोग डंडा मारेंगे, इस पर आपका क्या सुझाव है? किसी राजनेता के जो अब वक्तव्य पर कमेंट करना मेरा स्वभाव नहीं है, तो लेकिन ये और इन बातों को आप सीरियसली लेना भी नहीं। थोड़ा जोकर्स को जोक करने के लिए टाइम भी देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को बहुत चिंता होती है, उनको आप कुछ रास्ता बता सकते हैं, लीडर को कैसे सुधारा जा सकता है? जो लोग मांगते हैं हम उनको देते हैं, जब जो मांगते नहीं है खाली एडवाइस देते, वो अनाथ एडवाइस घूमते रहेंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है, आप इसके सुझाव के लिए आपका क्या रोल प्ले है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ ठीक करा सकते हैं? मैं पाकिस्तान 3 बार गया हूं, आपको ये समझ लेना चाहिए। एक तो जनता के आपसी संबंध, दोनों देश में व्यापार चल रहे हैं, जनता में आपस में एक मैत्री है। जब हम गए थे हमको बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत किया। आज भी वहाँ योगा क्लासेस कई जगह चल रहे हैं। राजनीति अलग है, राजकारण अलग है, वो अलग है, मगर पीपल टू पीपल जो रिलेशन है हमारा, वो और अच्छा होनी चाहिए, बढ़ते रहनी चाहिए, तब ऊपर भी सब सुधर जाएगा। आप इतने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में हेड ऑफ स्टेट से बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में यही नहीं पता कि बात किससे करें?
कई लोगों से करनी पड़ेगी, पहले वो आपस में सब बात करें फिर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पर आरोप है कि ये हर मसले में टांग अड़ाते हैं। मैंने तो ये सुना है कि चाहे झगड़ा कोलंबिया में हो या कंबोडिया में हो या वेनेजुएला में हो, श्री श्री रविशंकर उसमें जरूर पहुंच जाते हैं। किसी के घर में आग लगी तो वो थोड़े निमंत्रण थोड़ा भेजेंगे आपको, आके आग बुझाओ। और हम उनमें से नहीं घर बैठ के निमंत्रण के लिए वेट करें उनके लिए। जहां आग लगी, इस सारी दुनिया हमारी अपनी है, जहां आग लगी वहां ये हम सबका मानवीय कर्तव्य है, फर्ज है करना। आप दूसरे देशों के मसले तो सुलझा देते हैं, हमारा नहीं सुलझा पाए। राम जन्मभूमि बननी चाहिए मीडिएशन से, मध्यस्थता से, वो आप नहीं कर पाए। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि मीडिएशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मीडिएशन का बहुत हैवी रोल थी। मीडिएशन और उसके साथ साथ जजमेंट दोनों आने से ये बहुत बढ़िया एक नतीजा निकला उसमें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एक संत है रामविलास वेदांती, वो कह रहे थे कि श्री श्री का क्या लेना, ये दाल भात में मुसलचंद। देखिए, सब जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। मतलब एक बात यह है कि मीडिएशन कभी फेल नहीं होता, कभी भी नहीं फेल होता। मीडिएशन माने यही है कि वो रास्ता बनाता है, लोगों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है और पास में लेके आता। वो पूर्ण रूप से नतीजा उसी से निकल जाए ये कोई जरूरी उस नहीं समय है। बहुत सारी बातें कही जा रही थी। एक बात ये कही जा रही थी कि जिन संत ने कभी खुद रामलला के दर्शन नहीं किए, वो मंदिर का झगड़ा कैसे सुलझाएंगे? वो अज्ञानता से जो भी बोलेंगे उस पर हम कमेंट नहीं करते हैं। मैं तो गया हूँ, कई बार अयोध्या गए हैं हम। 2003 से हम वहाँ लगे हुए हैं इस काम पे। तो अब आपको मगर हम उसको लेके टॉम टॉम नहीं करते, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हम चुपचाप जो जरूरत है देश के लिए वो करते जाते हैं। एक गंभीर बात ये कही गई जिस समय अयोध्या का ये डिस्प्यूट की बातचीत चल रही थी, तो आपने कहा कि अगर इस मामले को सुलझाने में देरी हुई तो यहां सीरिया बन जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने देखा होगा, सही मेरा करेक्ट वर्ड यही था कि सीरिया जैसे हालत में इस देश में कभी नहीं देखना चाहूंगा। मैंने भविष्यवाणी थोड़ी ना बोली, मैंने चेतावनी दी। लोग यदि आपस में, अभी देखिए क्या हो रहा, आपस में इतना एक मिसट्रस्ट हो गया, एक दूसरे के भीतर इतना एक आक्रोश, ऐसा नहीं हो। ये बात क्यों, हम सीरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पर, वहाँ 30,000 बच्चों को हम वहाँ गोद लिए हैं, सीरिया के बच्चों को, जॉर्डन और लेबनान के ग्रुप में। वहाँ उनको ट्रॉमा रिलीफ का काम चल रहा है। इसलिए मैंने देखा हुआ तो मैं कहूँगा, चेतावनी ज़रूर दूंगा। सीरिया की जानकारी आपने जिक्र किया, मुझे मिली कि जब ईरान और सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने काफ़ी मारकाट की थी, आपने शांति का प्रयास किया था, तो आपने पैगाम भेजा, लेकिन उन्होंने एरबिल में आपके हेल्थ सेंटर में एक कटे हुए सिर की तस्वीर भेज दी। सही बात है। देखिए, हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, तो हम क्यों छोड़े अपना स्वभाव? हम अपना काम करते रहेंगे। यहां भी लोग कहते हैं जब आपने ये सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे ऐसे बयान दिया, तो सीरिया जैसे हालत नहीं होना चाहिए, ये बताया हमने। लेकिन उन्होंने, मुफ्ती मुकर्रम ने तो कहा कि ऐसे बात कह के मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ ज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डराने वाले ऐसे ही सोचते हैं, हम जोड़ने वाले हम दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं। देखने की नज़रिया अलग है ना। मैं क्यों डराऊं लोगों को? मैं तो सबको जोड़ना चाहता हूं, सबका डर दूर कर रहा हूं। ओवैसी साहब बहुत डर गए थे।
उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री श्री रविशंकर कानून से ऊपर हैं और ये हाँ, ये डर तो लोगों को बहुत था कि जिन का दुकान चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ भी कोई संघर्ष होता है उससे कोई ना कोई कुछ लाभ उठाने के लिए बैठे रहते हैं लोग। तो जिन का दुकान चल रहा था संघर्ष को लेके, उनको जरूर डर होता है और हो रहा है, होगा। जिस मसले को सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला था, जिसमें सरकार की भूमिका हो सकती थी, उसमें क्यों हाथ डाला आपने? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट ने ही तो हमको इसमें शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम उस पर शामिल हुए थे, नहीं तो हम क्यों जाते उसमें। लेकिन अब जो ट्रस्ट बना है उसमें आपको शामिल नहीं किया सरकार ने? ना, उसमें मैं करना भी नहीं चाहता। मैं तो, जब हम मीडिएशन कमेटी में थे, हम उसके अंग हो भी नहीं सकते। मुझे उसमें कोई रुचि भी नहीं है। सिर्फ झगड़े सुलझाने में आपकी रुचि होती है? नहीं, सकारात्मक काम करने में मेरा रुचि है और लोगों का दिमाग पॉजिटिव हो, इसमें मेरी रुचि है। देखिए, जुलाई 2016 की बात मुझे याद है, आपने कश्मीर के मसले को सुलझाने की कोशिश की थी। वहाँ जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, जो नौजवान, उनको समझाने की कोशिश की थी। बुरहान वानी के पिता को आपने बेंगलोर बुलाया था, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं? क्यों नहीं हुआ? इतना अच्छा गुडविल जनरेट हुआ, लोगों में आपस में मैत्री भाव हुआ। उसके बाद हजारों में कश्मीरी युवा वो योग करने लगे, वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में रुचि लेने लगे, वो देश के प्रति उनका भाव ज़्यादा मजबूत होने लगा। ये सब काम हुआ है, सकारात्मक काम तो बहुत हुआ है। लेकिन सरकार ने जब आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद में बहुत तरह की बातें की गई कि आग लग जाएगी, लोग, कोई भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, जो जमीन जिनका 5 लाख रुपया में बिकता था, अभी 15 लाख रुपया बिक रहा। लोग तो खुश है इस बात को लेके, उनका जमीन का दाम बढ़ गया। कम्युनिकेशन गैप जब हो जाता है ना, संपर्क सही से लोगों के साथ नहीं होता है, तब जो अच्छी चीज भी जो है ना, उनको बुरे लगने लगते हैं। तो वो संपर्क साधना बहुत आवश्यक है, वो सरकार नहीं कर सकती। वो तो करना हो तो आम जनता करे, धर्मगुरु करें और एनजीओस करें, इनका काम है। और एनजीओस का काम ये नहीं कि सिर्फ कपड़े बांटे, पैसा दे या कुछ स्कूल चलाएं। इनका काम है ब्रिज बने, हर जगह सेतु बने समाज में। ये काम अभी आप संपर्क में हैं उन लोगों के, कश्मीर के लोगों के, जो लोग बराबर संपर्क में हैं। तो कश्मीर में आज हमारा 15 स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं और हजारों युवा उसमें ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी रिसेंटली 500 युवा कॉलेजों में अपना शिविर किए हैं। ये काम तो हो रहे हैं। तो वहाँ जो हालात हैं उसके बारे में क्या फीडबैक है? सरकार तो बहुत अच्छी बातें बताती है। देखिए, लोगों के जहन में कहीं घाव बन जाता है, वो घाव पर मलहम पट्टी लगाना है। एक व्यक्ति कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई क्रोधित है, कोई उद्दंडता कर रहे हैं या नाराज है, वो नाराजगी के पीछे दर्द है, कुछ कारण है, वहां पर कोई जाता नहीं है। कोई गाली गलौज दे रहा, मान लीजिए, वो गाली गलौज के पीछे हम वो शब्दों पर नहीं जाए, उनके पीछे उनके दिल में क्या हो रहा है वहां पर ध्यान दें। बहुत बड़ा फर्क होता है, ऐसे व्यक्ति बदल जाते हैं उसमें। जब हम सबको अपनापन का एक वातावरण निर्माण करते हैं तो उनका व्यवहार भी बदलता है उसमें। नक्सलवाद पर भी आपने काम करने की कोशिश की थी और सितंबर 2015 में आपने कहा था आप मीडिएट कर सकते हैं, नक्सलवाद से बात कर सकते हैं। तो उस समय के जो होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा कि आप कौन है दखल देने वाले, इस सरकार का काम है, अपने आप कर लेंगे। हाँ, वो तो उनका ऐसा रुख था, पर हम अपना काम करते गए। देखिए, इन सब कॉन्फ्लिक्ट में कोई रिजॉल्व करने जाता है तो लोगों को ये लगता है कोई क्रेडिट ये ना ले जाए, इसका यश किसी को ना मिल जाए। तो ये छोटा सोच है। तो ये जब दृष्टि विशाल होती है तो छोटी छोटी बातों में
फंस के खाम को खराब करने की जो प्रवृत्ति है वो बंद हो जाएगी। आपने बात तो सही पहचानी। राम मंदिर में आपका मीडिएशन सफल ना हो जाए, उसके पीछे मंशा यही थी कि क्रेडिट आपको ना मिल जाए। हो सकता है। और इस सरकार से भी आपने कहा कि आप नक्सलवादियों के मन बदल सकते हैं। वो बदल रहे हैं, मुझे सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने। इनफैक्ट सरकार के साथ मिलके करने में दिक्कत होती है। ये अपने आप हम लोगों, क्यों हम किसी एक पक्ष के नहीं, ना सरकार के ना कोई विरोध के हैं, हम बीच में रहते हैं, सबके होते हैं। इसलिए हमें जो काम करना होता है नक्सलवादियों से, हम उनका दर्द जानते हैं, उनकी पीड़ा जानते हैं और उनका उद्देश्य भी जानते हैं। तो वहाँ पर जो कहीं ऊपर नीचे हो गया है, उन बातों को सकारात्मक रूप लेके आते हैं तो हज़ारों लोग शस्त्र छोड़ के मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं खुद गया हूँ झारखंड में लातेहार जेल में, और वहाँ पर कितने सारे लोगों को ड्रॉप द बुलेट एंड कम टू बैलेट आवाज़ दी हमने। 2003 में, 4 में, 5 में बहुत लोग आए। तो कश्मीर के आतंकवादियों से आप बात करते हैं, लातेहार में जाके नक्सलवादियों से बात करते हैं, तो डर नहीं लगता आपको? आपको क्या, मुझे लगता है डर लगेगा सब बातों से? डर किस बात की है? आपसे डर लगेगा शायद। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पर आरोप है कि ये धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते सिखाते, शांति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते, दोस्ती का रास्ता दिखाते दिखाते, आप कभी शैम्पू बेचते हैं, तेल बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, कभी कभी आटा और अचार भी बेचते हैं, ये क्यों? अच्छा ये बताइए, ये बिजनेस कोई निकम्मा है क्या? बिजनेस को हम क्यों ऐसे निकम्मे की दृष्टि से देखते हैं? इससे पता नहीं कितने सारे युवाओं का रोजगारी मिल रही है, कितने सारे युवा इसमें जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिल रही, इस कारण से करा है। जब बहुत सारे युवा है, पूरा एंथुसियास्टिक है, इतने उत्साह से, हम उनको प्रेरणा देते हैं। मैं तो नहीं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मगर हम प्रेरणा ज़रूर देते हैं। योग और उद्योग साथ साथ चलता है, उसमें क्या दिक्कत है? हम अपने देश, हमारा देश नीचे आया, इसका कारण यही है, हमने उद्योग को निकम्मा समझा, व्यापार को निकम्मा समझा, सिर्फ दान पुण्य ही करना यही श्रेष्ठ समझा। देखिए दान भी, चैरिटी कैन नॉट हैपन फ्रॉम एन एम्प्टी बाउल, खाली बर्तन से कोई दान तो नहीं जाएगा दूसरों को, इसलिए भरना चाहिए सब। यहाँ तो नारायण के साथ लक्ष्मी तो होती है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी परंपरा बन गई है, ऐसा कुछ विश्वास बन गया कि जो लोग बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको बुराई समझा जाता है। हाँ हाँ, ये भारतीय मानसिकता नहीं है, ये हम बाहर से, विदेश से ले आए। ये विदेशी मानसिकता है, ये है कि पॉवर्टी में रहो, धर्म माने पॉवर्टी। यहाँ कहाँ धर्म का पॉवर्टी कोई बात ही नहीं कभी। हमारे उपनिषद निकाल के देखिए, उपनिषद में सारे ऋषि यही कहते हैं, 1000 गाय हो जाए हमारे यहाँ, सब संपन्न रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो यही कहते आए हैं। हम व्यापार को निकम्मे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक असर इसका यह हुआ है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दूसरे मुल्कों की, वो भी जो आज का प्रोडक्ट बेचने लगे हैं, उसमें नीम तेल, सरसों, लौंग, इसकी बात करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दुनिया इस तरफ मुड़ रही है। देखिए आज, जब 40 साल पहले हम जब बाहर जाते थे, वेजिटेरियनिज्म का नाम, माने शाकाहारी तो बहुत विरले मिलते थे। आजकल देखेंगे सब जगह शाकाहार का बहुत बड़ा एक फैड चला है, आजकल फैशन है वो।
तो ये दुनिया भारत से बहुत कुछ सीख रही है आजकल। आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं दुनिया को। 152 कंट्रीज में आपने आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स बना दिए। 56, आप 4 कंट्री क्यों कम कर दिए? मुझे लगता है मेरे बताते बताते आपने 4 और बढ़ा लिए। लेकिन आप तो कोई बिजनेस के बड़े परिवार से नहीं आते थे, ये कैसे आपने 156 कंट्रीज में अपना साम्राज्य फैला लिया? आप जब योग के क्षेत्र में ऐसी चौंकाने वाली बात बहुत होती है, एक नहीं दो नहीं, इस तो चौंकाने वाली बात है, इसमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा इसका। वाकई में हैरान करने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके नाम में 2 बार श्री श्री आता है, यही टेक्निक है। वो 3 ज्यादा है इसलिए मैंने 2 में रखा हूँ। यहाँ भारत में तो 3 या 108 लगाने का परंपरा है, मैंने 3, ये सब 108 बहुत ज्यादा लगता था तो 2 ही रहे। लेकिन क्या राज क्या है? 2 एक कम कर दिया हमने। किसने मुझे कहा कि हमारे पंडित रविशंकर जो बहुत बड़े सितार वादक थे, उनका नाम था और उन्होंने आपत्ति की, भाई मेरे नाम का इस्तेमाल करके आप अपना नाम बढ़ा रहे हो। हाँ, कंफ्यूजन होता था। कई बार उनके प्रोग्राम में लोग जाते थे हमको ध्यान सीखना है करके, और हमारे प्रोग्राम में लोग आते थे कि बोले कि संगीत कब शुरू होगा। तो इसलिए थोड़ा फर्क उन्होंने सजेस्ट किया, हमने कर दिया फर्क। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप महेश योगी के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे। हमारा बचपन बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ, योगियों के साथ बीता। बहुत बचपन से माँ आनंदमयी, माँ महेश योगी जी, वो हमको वेदा एंड साइंस कॉन्फ्रेंस करते थे देश भर में, दुनिया भर में, उसमें वो हमको ले जाते थे सब जगह, वेद और विज्ञान का जो समन्वय पर बात करने। ये सब मेरा टीन एज में यही ऐसे ही बीता। अब देखिए मेरे यंग एज में बड़े लोगों के साथ रहे, अब मैं एज हो रहा हूँ तो अब यंग लोगों के साथ रहता हूँ। लेकिन रविशंकर जी, व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत बनते हैं, साधु बनते हैं, लेकिन व्यापार नहीं, अनाचार करते हैं। ना वो संत है, ना वो ज्ञानी है, ना वो धार्मिक है। ऐसे लोगों को खूब सजा मिलना चाहिए। जो भी गलत करता है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, सबको कानून झुकना पड़ेगा। वैसे देखा जाए कोई संत वेश में कोई गड़बड़ करते हैं, उनको दुगुना सजा मिलनी चाहिए। जो आम आदमी को जो सजा मिलता है उससे दुगुना सजा मिलना चाहिए। अभी हाल ही में हमने वो राम रहीम का किस्सा देखा, कैसे बलात्कार के केस में थे, उसके बाद भी उन्होंने पूरे कानून को डिफाई करने की कोशिश की। किस लिए? क्योंकि उनके फॉलोअर्स थे, उनके पास पैसा था। जब घड़ पकता नहीं है ना पानी रुकता है उसमें, ना गट बचता है, ये हो जाता है। उनके गुरु लोगों ने जो तपस्या करी, वो ऐसे कच्चे गट पर पानी डाला, ना गट बचा ना पानी। देखिए ये गुरु की जो सीट है कोई आसान नहीं है, इसमें काफी तपस्या के बाद ही वो स्थान मिलना चाहिए। किसी किसी को ऐसे बिठा दे, किसी को गुरु बना दे ताकि वो परंपरा से आए हैं, तो ये भूल होता है। अब देखा, ये आसाराम बापू, इतने भारी संख्या में उनके फॉलोअर्स थे, जगह जगह आश्रम थे, उन पर भी इतने गंभीर आरोप हैं। जनता को मैं यही बताऊंगा, देखिए जो भी गुरु चाहे घंटाल कैसे भी हो जाए, आप एक मार्ग चुन के आपने अपना साधना बनाए, अपना साधना पर आप ध्यान रख के चल रहे हो, आप आगे बढ़ते जाओ। ये मत देखो उस गुरु ने क्या किया, इसने क्या किया, वो गए तो नरक जाए, मगर आपको कुछ लाभ मिला, आपका जीवन सुधरा, आप अपने जीवन में खुशहाली लेके आए, आप ज़्यादा दया करुणा में आप आ गए, तो आप आगे बढ़ते जाइए। देखिए, भोले भाले सीधे साधे लोग हमारे देश के, वो गुरु के पास तब जाते हैं जब वो संकट में, तकलीफ में होते हैं,
और उसका लाभ उठा करके अगर कोई एक्सप्लॉइट करे तो लोग कैसे पहचाने कौन सच्चा कौन झूठा? गुरु के पास 4 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो जो लोग दुखी हैं, जो आपने कहा। दूसरे लोग वो है जिनको जीवन में कुछ अचीव करना है, जो महत्वाकांक्षी, कुछ आकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए जाते हैं। तीसरे तरह के लोग जाते हैं जो ज्ञान की पिपासा है, जिनमें कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग जाते हैं। सिर्फ दुखी लोग ही आते हैं ऐसा मत सोचो। कुछ मेरे जैसे लोग जाते हैं सवाल पूछने के लिए। और सबको कुछ ना कुछ मिलता है, उनके श्रद्धा के ऊपर निर्भर है वो। मगर चाहे गुरु जो गलत करता है उनको वो भुगतना पड़ता है, करना चाहिए, वो भुगतेगा वो। देखिए, मैं आपको पंजाब का एक उदाहरण देता हूँ। जितने डेरे पंजाब में हैं उतने शायद किसी और राज्य में नहीं है। जगह जगह पर धर्मगुरु मिलते हैं, डेरे होते हैं, लोग जाते हैं। उसके बावजूद पंजाब में आज वहाँ नौजवान ड्रग्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। जो लोग किसी भी धर्मगुरु से या किसी एनजीओ से, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे वो लोग इसके प्रभाव में नहीं है। जिनके मन में सबके प्रति इस तरह का शंका आ गया तो उनको दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला तो वो ड्रग्स में चले जाते हैं। तो जो पब्लिक है, जनता है, ये कैसे तय करे कौन गुरु अच्छा है कौन नहीं है? वो आपकी अदालत में सब साफ हो जाता है। आप निकाल के बता देते हो। अरे व्यक्ति जरा सा भी बुद्धिमान हो, वो देखने से पता चल जाता है किसी व्यक्ति को ये सही है नहीं सही है। यदि वो अपने ही उसमें उलझा रहता है तो उसको इतना भी सेंस नहीं होता कि वो व्यक्ति एक्सप्लॉइट कर रहा है, कि वो लोगों का कल्याण कर रहा है, ये नहीं पता चलता उसको। नहीं, लोग तो भोले भाले हैं जी, लोग सीधे हैं हमारे देश के। इसीलिए देखिए, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव जो लोग हैं फिर भी उनके साथ धोखा होता तो ईश्वर उनके साथ, ईश्वरी शक्ति उनको संरक्षण करेगी। गुरुजी नमस्ते। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जो योगा है, योगा को आपने और भी गुरुओं ने बहुत काम किया है, लेकिन जैसे कि अभी हमारी जो ऑडियंस बैठी है, इसी में से 70% लोग ऐसे होंगे, बोलने के लिए बोल देंगे, लेकिन 70% ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन में योगा को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो क्या कमी है, क्या किस लेवल की कमी है जो हम लोगों तक वो चीज़ पहुंच नहीं पा रही है, जिससे हमें उसे अटेंशन या अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, और हम विश्व में इतना फैला रहे हैं लेकिन इंडिया में ग्राउंड लेवल पे इतना क्यों नहीं इस पे हो रहा है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ इसमें। एक तो है योग के बारे में कुछ पूर्वाग्रह पीड़ित रहते हैं युवा। दूसरी बात है इसको बड़ी सीरियस चीज़ समझते हैं। हमारे लिए नहीं है, जो बड़े सीरियस लोग हैं उनके लिए। इसमें कोई फन, मैंने कोई खुशी मौज मस्ती का झलक नहीं मिलता है। इस कारण से भी युवा इससे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। और तीसरी बात है, इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं होने से। योग माने बड़ा सीरियस लंबी चेहरा लटका के भस्म लगा के बैठना, ये नहीं है। वो जीवन में उपयोगी है, हर रोज इसका उपयोग होता है। ये बात युवाओं को पता चल जाए फिर तो बड़ी संख्या में लोग करते। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में तो हमने योग फैला दिया, यूनाइटेड नेशंस ने भी योग दिवस मनाने का फैसला कर लिया, लेकिन अपने लोगों को नहीं सिखा पाए। नहीं, अपने लोग सीख रहे हैं ना, हजारों में सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने लोगों को नहीं सिखा पा रहे हैं। आप देखिए कोने कोने में योगा चल रहा है, हर पार्क में, दिल्ली के हर पार्क में योगा का अभ्यास हो रहा है। और आप देखेंगे हमारे तो यहाँ 500 केंद्र हैं दिल्ली में और बिजी है हमेशा। तो सीख रहे हैं, जो सीखना हो तो कहीं भी तुमको मिल ही जाएगा। फायदा क्या होता है योग करने का? योग का फायदा थोड़ा है क्या? और उसके बारे में बखान करने जाऊं रात बीत जाएगी। इतने सारी बातें हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा व्यवहार मधुर होता है, वातावरण में एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जागती है और मन शांत रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। अब हमारी जो याददाश्तें बड़े मजबूत होती है। क्योंकि लोग तो जिम में जाना पसंद करते हैं जहाँ बॉडी बनती है और 6 पैक ऐप बनते हैं, वो दिखाने में अच्छा मजा आता है।
उसके साथ मुस्कान की भी जरूरत है। और योग वो मुस्कान लाती है व्यक्ति के चेहरे में जो कभी मुरझाता नहीं। अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पर आरोप है कि इनके बयान विवाद पैदा करते हैं। हर थोड़े दिन में एक ऐसी बात आती है, जैसे मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला, आपने कहा वो इस लायक नहीं है। कभी कभी ठीक ही सत्य को बोलना पड़ता है और जोर से ही बोलना पड़ता है। आपको क्यों लगा कि वो इस लायक नहीं है? मैंने उस पर साफ बताया, जिसने कुछ किया ही नहीं है। 16 साल की लड़की क्या कर सकती है, क्या किया है उसने, जानती भी नहीं है। तो उनको पुरस्कार मिलना तो सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक रहा। लेकिन दुनिया में जितना काम किया उसके हिसाब से तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो तो देखिए, हम प्राइस के लिए हम थोड़ी ना काम करते हैं। ऐसे हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं, बहुत लोगों को मिल सकता है। ऐसे तो काम तो बहुत लोगों ने किया है। एक बयान मैंने देखा जिसमें आपने कहा कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें अध्यात्म की कमी है। हाँ, सही बात है। बहुत विवाद हुआ इसके ऊपर। बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए, वो है सत्य। हम लोगों ने 518 गांवों में, विदर्भा के गांवों में हमारे वॉलंटियर्स गए, घर घर गए, किसानों से बात करी और पता चला यही कारण है। तो फिर हम अपना प्रैक्टिक देखिए, कभी भी हम कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते जिसके बारे में हमारी गहराई से अध्ययन नहीं हो। अध्ययन करके मैंने वो बात करी। ये बात भी आपने अध्ययन करके कही थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नक्सलवादी हो जाते हैं। ये मीडिया का बदमाशी करी है इस पे। मेरी माँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई है, कैसे सब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल वाले सब नक्सली हो जाते हैं। कपिल सिब्बल ने भी कहा कि वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और नक्सलवादी नहीं बने। सही बात है, सभी थोड़ी ना नक्सलवादी होते हैं गवर्नमेंट स्कूल। न, ऐसा हमने कहा ही नहीं। हमने ये कहा कि प्राइवेट स्कूल में मॉरल एजुकेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो नक्सलवाद की तरफ नहीं जाते हैं। ये तो हमने जरूर बताया कि जो अखबारों में छपा है, व्यक्तिगत अटेंशन चाहिए बच्चों को। मार्च 21, 2012 को जयपुर के अखबारों में छपा, श्री श्री रविशंकर ने कहा कि अक्सर सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे ही नक्सलवाद में शामिल होते हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़े बच्चों में इस तरह की बातें नहीं होती। हाँ, ये तो सच बात है। सारे बच्चे नक्सली नहीं है, मगर जो बच्चे सरकारी स्कूल से आए, कई बच्चे, ये दिखाई देता। अक्सर ये बताया मैंने। तो क्या सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट बना दें? ना ना ना, नहीं, वहां पर शिक्षा पर जोर दे और टीचर्स जो शिक्षक है वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे। ये मेरा मतलब था। उनको पर्सनल इंटरेस्ट लेके बच्चों को सिखाए। मैं टीचर्स को संबोधित कर रहा था और टीचर्स को कह रहा था कि आप सिर्फ नौकरी मत समझिए, एक पवित्र काम है, इस दृष्टिकोण से करे। ये बात हमने कही सबसे। एक और बात आपने कही, वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में। उन्होंने 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। आपने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा। जुर्माना नहीं है, वो डिपॉजिट है। आज भी मैं बोल रहा हूँ, जुर्माना उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कुछ गलत किया हो। ये डिपॉजिट के थ्रू पर लिया गया है। जब प्रूव हो जाए वहाँ कुछ हो गया हो तब वो रखेंगे, नहीं तो इट इज रिफंडेबल डिपॉजिट है। ये तो पार्लियामेंट में बात उठी। शरद यादव उस समय पार्लियामेंट में थे। उन्होंने कहा कि वो ऐसी बात कह रहे हैं, इनको तो श्री श्री रविशंकर को जेल में डाल देना चाहिए। ठीक है, औरों की बातों पर हमें क्या कमेंट करना है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कोई भी नाम लेके कुछ भी कहेंगे, करने। लेकिन ये सही नहीं कि एनजीटी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि आपने वहां कार्यक्रम किया, यमुना नदी में मलबा डाला, आपने कहा था वहां पेड़ लगाएंगे, पेड़ नहीं लगाए।
आप देखिए ना, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जब वो पूरा स्टेज डिसमेंटल की गई, उसके नीचे पूरा घास ऐसे की ऐसे बनी हुई थी। आज भी देखिए वहाँ आते हुए, वहाँ क्या गड़बड़ क्या हो गया, ऐसे ग्रीनरी वैसी बनी हुई है। ये झूठे इल्ज़ाम्स होते रहते हैं, मगर हम इससे विचलित नहीं होते। अपना कार्यक्रम, दुनिया में ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ, हर देश से इसकी तारीफ हुई कि दिल्ली का जीडीपी वो 4 दिन में 45% बढ़ा है। तो ये एक बहुत अपने में एक अद्भुत एक इवेंट था, उत्सव थी। तो इसका तारीफ इतनी दुनिया में हो रही, हर देश से हमको मांग कर रहे हैं यहाँ आके करिए। कार्यक्रम तो मैंने देखा है आपके दुनिया के जिस भी मुल्क में तो उसकी तारीफ होती है। अर्जेंटीना जैसे मुल्क में भी आपका बड़ा कार्यक्रम हुआ। हाँ, बड़ा कार्यक्रम तो होते रहते। देखिए, भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दे जो फ्लोटिंग स्टेज था, दुनिया में पहली बार ऐसी स्टेज जिसमें 1 फुट भी नीचे खोदा नहीं गया, ऊपर से फ्लोटिंग स्टेज था और उस पे 40,000 आर्टिस्ट एक स्टेज पर उन्होंने परफॉर्म किया। ये दुनिया में उससे किसी को शिकायत नहीं, लोगों को कहा कि उससे पर्यावरण को नुकसान हुआ, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ। कहाँ नुकसान हुआ उसका हम पूछ रहे थे उनसे, कहा आप बताइए। उन्होंने कहा हमें पता नहीं था पहले कैसा था, अब हम कैसे बताएंगे। ये रिपोर्ट है। और तीसरा रिपोर्ट देखिए, एनजीटी का तीसरा रिपोर्ट में देखा, खुद रिपोर्ट आया उनकी खुद की कमेटी में कि नो डैमेज हैज बीन डन, कोई डैमेज नहीं हुआ। और ये भी सही है कि आपने कहा था कि पानी साफ करेंगे यमुना का, उसमें तो हम लगे हुए हैं बहुत साल से। मेरी दिल्ली, मेरी जमुना में कितने हमारे वॉलंटियर लगे, 500 टन मलबा, गार्बेज, जर्किन, जूते सब निकाले उससे। जमुना की पानी जो है ना साफ करना सिर्फ एक किसी गैर सरकारी संस्था का काम नहीं है, फिर भी सब जुट करके बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग तो 55 मिलियन ट्रीज लगाए सब जगह पूरे। लेकिन दिल्ली का हाल तो बहुत खराब है, यहाँ की हवा में जहर है बिल्कुल। दिल्ली में वो जमुना का पानी पहले से तो बेटर लग रहा है। अभी वो जब से एसटीपी सिस्टम वगैरह ठीक होने लग गए हैं अभी, मगर इम्प्रूव करने के लिए तो बहुत काम है। मैं युवाओं को यही हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, जगह जगह पेड़ लगाओ, जगह जगह लाके आप लोग सफाई का ध्यान दो। तो अब थोड़ी प्रेरणा केजरीवाल जी को दे दीजिए यमुना साफ करवाने के लिए। हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुस्कुरा के सारे सवालों के जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज संजीव श्रीवास्तव के फैसले का। रजत शर्मा की इस तारीखी अदालत में तरह तरह के लोग इस कटघरे में रहे हैं, लेकिन आज जो आरोपी कटघरे में वो सबसे अलग है। श्री श्री रविशंकर आध्यात्म, संजीदगी, विश्वसनीयता, धैर्य, शीतलता और जो बातें आज के वकील साहब ने कही, उन सब का एक अनूठा संगम है। बड़ी संख्या में आज के जो हमारी आरोपी हैं उनकी तरफ लोग प्रेरणा के लिए, दिशा निर्देश के लिए देखते हैं। तो मेरा कहना यह है, अदालत का फैसला यह है कि आज भारत जिस विषमता और बिखराव के दौर से कई लोगों की नजर में गुजर रहा है, तो श्री श्री रविशंकर अपनी पूरी ऊर्जा और समय दुनिया भर में घूमने की बजाय भारत में हमारी सामाजिक संरचना कैसे और मजबूत हो, एक धागे से जुड़े, कैसे सद्भाव और भाईचारा यहां पर बढ़े, उस पे अपना जो समय और ऊर्जा है वो ज्यादा केंद्रित करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम चुपचाप करते रहते हैं जो काम करना है, बाद में वो प्रकाश में आता है। इस विश्वास के साथ कि श्री श्री रविशंकर इसी तरह से लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे, ज्ञान बांटते रहेंगे, लोगों को बेहतर तरीके से जीने का रास्ता दिखाते रहेंगे और पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाते रहेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं खत्म।